अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और आज तक करंट अफेयर्स के लिए कहीं कहीं वीडियोस पे क्लिक करते हुए घूम रहे हैं तो अब आपने एक बिल्कुल सही क्लिक कर लिया। क्यों? क्योंकि हम जो है पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं 1.5 ईयर के वो सारे कंप्लीट कराने जा रहे हैं, और जिसमें हम शुरू कर रहे हैं जून 2021 से, क्योंकि हमने जनवरी से लेकर मई तक के पहले ही करंट अफेयर्स करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और अब हम करवा रहे हैं जून से लेके और मार्च अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे? थ्रू क्वेश्चंस, ना कि हम केवल पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाने से हमें नहीं पता कि कितने हमारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि जब भी कोई आप क्वेश्चन करते हो और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इसीलिए हमने शुरू किया है एक क्वेश्चन बेस पे ये करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ, और केवल आपको अपनी कुछ मिनट यहाँ पे देनी है। कुछ मिनट, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो शाम की, या फिर आप कुछ भी डिनर कर रहे हो, तो केवल आपको अपना कुछ टाइम यहाँ पे देना, और आप देखोगे कि आपके 25 क्वेश्चन चुटकियों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम आ जाते हैं, ये है हमारी जून 2021 की सीरीज़। ये है हमारी जून 2021 की सीरीज़, और जून की सीरीज़ में हमारे टोटल 4 लेक्चर्स आएंगे, और 4 लेक्चर्स में ये होगा हमारा पहला लेक्चर। अब मैंने बोला कि केवल और केवल इसमें मतलब आप ही इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स लगाओगे। कैसे लगाओगे? अब आप बताओ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताना है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो, ठीक है। मैं तो बोलूंगी कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद अपना क्वेश्चन एक बार देखो। इसमें आपने तो, मेरे को तो नहीं लगता आपको पहले 2 स्टेटमेंट आपने कभी पढ़ी भी होंगी कि नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन हाँ, जून में अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है कोई मैगजीन, तो आपने ये देखा कि वहां पे ये स्टेटमेंट आई हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर यूनानी प्रैक्टिशनर्स फॉर कोविड। लेकिन शायद आपने अगर इस स्टेटमेंट सही लगाई है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आई थी, यहाँ पे आई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली गाइडलाइंस निकाली है किसके लिए? यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए कोविड में, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं निकाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने निकाली थी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए कि कोविड के पेशेंट्स को वो कैसे मतलब उनके लिए गाइडलाइंस निकाली थी, वो कैसे प्रैक्टिशनर्स उसमें कोविड के लिए उनका क्योर कर सकते हैं। तो एक चीज़ अब देखो, आपको केवल और केवल ये चीज़ पता थी। अब इसके आप ऑप्शंस देखो। अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही लोगे, आप इस आंसर तक पहुंच जाओगे। ये है एलिमिनेशन मेथड। केवल आपने ये पढ़ा था, आपने तो यूनानी के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था, तो इससे आपको पता चल गया कि इब्न ए सीना क्या थे? ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे यूनानी के। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यूनानी मेडिसिन एक सिस्टम है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, जो एंशिएंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था, अब नाउ प्रैक्टिस प्राइमरली इन इंडिया। यस, इंडिया में ये प्रैक्टिस होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में इसको कौन लेके आए थे? इंडिया में इसको मुस्लिम्स लेके आए थे। इंडिया में इसको कौन लेके आए थे? मुस्लिम्स लेके आए थे। ये मेडिसिन पहले कहाँ पे प्रैक्टिस होती थी? मिडल ईस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज में प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। और किन के टीचिंग्स पे ये बेस है? एक चीज ध्यान रखना, किन की टीचिंग्स पे ये बेस है? एक तो थे ग्रीक फिजिशियन, एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनकी प्रैक्टिस पे ये बेस है, जैसे कि आप जिसका नाम आपने सुना होगा हिप्पोक्रेट्स, उनकी टीचिंग्स पे ये बेस है। और एक थे हमारे रोमन फिजिशियन। रोमन फिजिशियन कौन थे? गैलन। इनकी टीचिंग्स पे ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये बेस है, ठीक है। एक ग्रीक फिजिशियन थे, वो थे हिप्पोक्रेट्स, और एक थे रोमन फिजिशियन जिनका नाम था गैलन। और फिर अगर मिडल एजेस की बात करें, मिडल एरा की बात करें, तो वहाँ पे कुछ अरेबियन और पर्शियन फिजिशियंस ने भी इसको मतलब प्रमोट किया। जैसे कि नाम आप वो कर सकते हो, एक का नाम था अल-राजी, एक का नाम था अल-राजी, और एक का नाम था इब्न ए सीना, ठीक है। एक का नाम था इब्न ए सीना। तो ये जो नाम है ये है मिडिल एरा में जिन्होंने इनको प्रमोट किया। तो ये जो है ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही एसोसिएटेड है, और जिन्होंने ये स्टार्ट किया, जिनकी टीचिंग पे ये बेस है, वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन। बिल्कुल, कितना आसान चीज़ है। देखो, आपने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ना था, लेकिन हमने देख लिया कि अरे ये अगर ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ है तो किस फिजिशियन की टीचिंग्स पे ये बेस है। ओके, अब आपको पता चल गया। तो इसमें मेन होता क्या? आप बोलोगे यूनानी है क्या? इसमें देखो, इसकी मेन थ्योरी बेस है कि प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स पे। किस पे बेस है? प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स पे। इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स के बेसिस पे, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका बैलेंस है तो आप हेल्दी रहोगे, अगर उनका इम्बैलेंस है तो आप क्या रहोगे? इल रहोगे। तो ये इनका मेन कंसेप्ट है इनकी थ्योरी के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा यूनानी सिस्टम के बारे में। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, यूनानी के बारे में तो आपने बता दिया, अब जो ये आयुष है, इस आयुष में तो ऐसे तो फिर हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब जैसे कि ये ए से क्या हो गया? ए से क्या हो गया? आयुर्वेदा, ठीक है। वाई से क्या हो गया? योगा। यू से, अच्छा यू से थोड़ा हम बहुत हमें यूनानी के बारे में पता लग गया। इसके ये एस क्या है? एस है सिद्धा, या फिर आप इसको बोल सकते हो सोवा, ऋग्वा, ठीक है। इसमें 2 आते हैं। और उसके बाद है हमारा एच मतलब होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी में योगा के साथ एक और आता है नेचुरोपैथी, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारे ही जो है ये इसमें यूज होते हैं। तो आप बोलोगे कि यूनानी तो आपने बता दिया, अब आयुर्वेदा और योगा, इन चीज़ों के बारे में आपको लगभग पता ही है, ठीक है। नेचुरोपैथी में क्या होता है? नेचुरोपैथी वालों का एक बेसिक कंसेप्ट है कि नेचर ही मतलब क्योर करता है। नेचर खुद ही क्या करता है? क्योर करता है। तो इनका बेसिक कंसेप्ट है कि नेचर क्योर्स, ठीक है। इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है? कि नेचर क्योर्स। इनका बेसिक कंसेप्ट ये है कि नेचर क्योर करता है, और अर्ली 20th सेंचुरी में इसको प्रपोज किया गया था। और इसके जो ओरिजिनल प्रपोनेंट्स थे वो कौन थे? उनके नाम थे बेनेडिक्ट लस्ट एंड सेबेस्टियन क्निप। देखो,
अब आप बोलोगे आप तो मेरे को बोर कर रहे हो, ये तो मैं आप तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बताने लगे। तो देखो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि नेचुरोपैथी में क्या क्या जाता है। योगा में आपको पता है योग किया जाता है, ठीक है। आयुर्वेदा में भी आपको पता है जो प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हर्बल रेमेडीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें भी योगा करने का आपको वो दिया जाता है। नेचुरोपैथी में आपको पता चल गया कि नेचर क्योर करता है, इसमें इनको दिया था बेनेडिक्ट लेस्ट और सेबेस्टियन निप ने। उसके बाद इसमें नेचर ही क्योर करता है, इनका मेन यही है। योग आपको पता है कि पतंजलि मेन इनके प्रोपोनेंट थे। यूनानी सिस्टम आपने पढ़ लिया। अब आपने जो है ये सिद्धा और सोवारिकपा, अगर सिद्धा की बात करें, देखो याद रखना ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। और जो फर्स्ट सिद्धा थे वो कौन थे? नंदीसार, ठीक है। कौन थे फर्स्ट सिद्धा? नंदीसार थे। ये सब जो सिद्धार्थ थे उनके गुरु थे। और उसके बाद आता हमारा सोवारिकपा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनानी इंपॉर्टेंट है वैसे सोवारिकपा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन, काफी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। इसी को क्या बोला जाता है? आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसको बोला जाता है। और इसका एक और नाम है साइंस ऑफ हीलिंग। क्या नाम है इसका? नाम साइंस ऑफ हीलिंग भी इसको बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? साइंस ऑफ हीलिंग किसको बोला जाता है? सोवारिकपा किसको बोला जाता है? और हाँ, एक और मेन चीज, ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? याद रखना ये चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, हिमालय रीजन, वहां पे ये मेनली मतलब प्रैक्टिस होता है। उसके अलावा इनकी एक बेसिक टेक्स्ट बुक है, एक फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गुड जी। गुड जी मतलब फोर तंत्रा। फोर तंत्रा बेसिक बुक है, किसकी? बहुत फंडामेंटल बुक है, काफी फेमस बुक है गुड जी। ये किसकी बुक है? ये सोवारिकपा की बुक है, ठीक है। फोर तंत्रा मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और गुड जी उसका मेन नाम है, ठीक है। और मेन याद रखना इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस कैसी है? बिल्कुल आयुर्वेदा जैसी है, ठीक है। इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस आयुर्वेदा जैसी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गुड जी इनकी फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है, मेनली हिमालयन रीजन में ये प्रैक्टिस होती है। साइंस ऑफ हीलिंग, आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सोवारिकपा को बोलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब होम्योपैथी क्या होती है? अब बोलोगे तो आपने तो होम्योपैथी बताई नहीं, तो होम्योपैथी क्या होती है? होम्योपैथी में तो आपको पता है, होम्योपैथी का ना एक सिंपल सा लॉजिक है कि लाइक क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं सिमिला सिलिम्बस क्योरेंटिस, सिमिला बस और क्योरेंटिस, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो सब्सटेंस किसी हेल्दी पर्सन में डिजीज कोज कर सकता है, डिजीज के सिम्टम्स कोज कर सकता है, वही सब्सटेंस सिक पर्सन में उस डिजीज को ठीक भी कर सकता है। ये इनका सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना। जो सब्सटेंस किसी हेल्दी पर्सन में किसी डिजीज के सिम्टम कोज कर सकता है, वही सब्सटेंस किसी सिक पर्सन में क्या कर सकता है? किसी के उस सिक पर्सन को ठीक कर सकता है। तो ये इनका मेन बेसिस है। तो आपने देख लिया कि होम्योपैथी का आपने देख लिया। और ये कब प्रपोज की गई थी? 1796 में प्रपोज की गई थी। और किसने इनको प्रपोज किया था? इनको किया था सैमुअल हैनमैन ने, HANEMAN, ठीक है। इन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें हैं। तो अभी देखो आपने इसमें क्या क्या देख लिया है, ये देखो, ठीक है। आयुष में आपने क्या देखा? आयुर्वेदा आपको पता है, योगा में पतंजलि ने दिया था, नेचुरोपैथी नेचर क्योर करता है, यूनानी आपने पहले ही देख लिया, सोवारिकपा क्या होती है? आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन और साइंस ऑफ हीलिंग और जो भी है, ठीक है। और चाइना यहाँ पे उनकी फेमस बुक है क्या? गुड जी। और सिद्धा साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और नंदीसार इसके पहले हुए हैं। और होम्योपैथी में क्या है? मतलब लाइक क्योर्स लाइक, इसका बेसिक प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक। और किसने इसको प्रपोज किया था और कौन इसके मेन प्रोपोनेंट है? तो एक अब देखा आपने आयुष के बारे में सारी चीजें देख ली है, ठीक है। अब आपसे कोई भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा ना आयुष के बारे में, तो आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है आपको करवाने का। और अभी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अभी आपको देखना है, आपको अभी आपने देख लिया कि अच्छा ये सारी चीजें हैं। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये कब बनी है? ये 2014 में बनी है। अच्छा भाई 14 में बनी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अच्छा, तब आप पैदा तो हो गए थे लेकिन शायद आप पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है। तो 2014 में ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है। क्या ये कोई और मिशन चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोई मिशन चलाती है? यस, एक मिशन चलाती है, नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल आयुष मिशन चलाती है ये, ठीक है। और ये जब नेशनल आयुष मिशन आया, ये स्टार्टिंग में किस मिनिस्टर के अंडर था? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। और ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केवल और केवल सेंटर इसमें मनी नहीं देता है, सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर इसमें पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और याद रखना ये भी कब लॉन्च की गई थी? 2014 में ही लॉन्च की गई थी। और इसमें याद रखने ना दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ओब्लिगेटरी कंपोनेंट्स हैं और एक है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स, ठीक है। एक है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स। ओब्लिगेटरी इसमें जो प्रोविजंस है नेशनल आयुष मिशन में वो क्या है? ओब्लिगेटरी प्रोविजंस है, एक तो आयुष सर्विसेज, ठीक है। एक तो आपको आयुष की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एक आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आयुष ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल। और उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल
प्लांट्स। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये इनके क्या है, ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस हैं किसके अंडर, नेशनल आयुष मिशन के अंडर, ये तो करना ही है। उसके बाद कुछ फ्लेक्सिबल कंडीशंस भी हैं, कुछ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि आयुष वेलनेस सेंटर जो है वो क्रिएट करने हैं, जैसे टेलीमेडिसिन में आयुष को लेके आना है, IEC एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम हमारी होनी चाहिए, और फिर एक PPP मॉडल पे हमें जो है ये एक चीज़ खोलनी है। तो ये चीज़ें सारे फ्लेक्सिबल कंपोनेंट, कुछ ऑब्लिगेटरी प्रपोजल, ये है नेशनल आयुष मिशन। अबे बोलोगी मैम बोर कर रहे हो आप तो, हम तो कहीं और जा रहे हैं स्किप करके, तो मत जाओ क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो हो ही चुका है, हमें तो बस फालतू की चीज़ें बतानी थी जो आपको करनी है। तो आपने देख लिया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आपको केवल एक स्टेटमेंट पढ़ के ही आप कर लोगे ये तो, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। जस्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अब आप खुद ही इसका आंसर लगाओ कि टर्म सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या है। अब आपको है ना ये जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ में चल रही थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, मतलब सबको पता ही होगा कि ये क्या है। देखो हमारा जो IT एक्ट 2000 है ना, IT एक्ट 2000, उसमें सेक्शन 79 में एक सेफ हार्बर प्रिंसिपल है। उस सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें किसी भी इंटरमीडिएटरी को लायबल या लीगली या फिर अदरवाइज लायबल नहीं माना जाएगा किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जो अपने प्लेटफॉर्म पे देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू कर रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, तो यूट्यूब जो है ना वो क्या है, मतलब एक इंटरमीडिएटरी है आपके बीच में और मेरे बीच में, ठीक है। मैं आपको बाई चांस आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ सेक्शन 79 के IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग यूट्यूब उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब उस इन्फॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं है। मैं गलत प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसमें गलती मेरी है, ना कि यूट्यूब की है, ठीक है, अगर आप उसकी कहीं शिकायत करते हो, फर्स्ट थिंग। लेकिन ये तो हो गया कि यस इट इज टू ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लायबिलिटी फॉर कंटेंट पोस्टर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय थर्ड पार्टी यूजर, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ऐसा एक चीज है, लेकिन ये कब नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन कब नहीं दी जाएगी, जब या तो गवर्नमेंट आपको बता देती है, या गवर्नमेंट एजेंसीज आपको मेरे बारे में वार्न कर देती हैं, या फिर आपको पहले ही पता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये तीन चीजें हैं तो आपको ये प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी। आपसे ये जो सेक्शन 79 के अंडर जो सेफ हार्बर प्रिंसिपल है, ये क्या लिया, सेफ हार्बर का जो ये है वो आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसा ही क्या हुआ करंट न्यूज में, ऐसा ही हुआ ट्विटर के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ट्विटर को क्या बोला कि आप एक स्टैट्यूटरी ऑफिसर अपॉइंट करो, ताकि कोई भी जो कंट्री के खिलाफ या जो भी बैड न्यूज़ है वो स्प्रेड ना हो सके आपके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ट्विटर ने कोई स्टैट्यूटरी ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, तो उसको इस प्रिंसिपल से बाहर निकाल दिया गया, सेफ हार्बर प्रिंसिपल से ट्विटर को बाहर निकाल दिया गया, और केवल जो उसके राइवल प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, तो वो अभी इसमें है, मतलब उनको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है और ट्विटर को ये प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। मतलब देखो मैंने इतना सारी चीज़ें क्यों बताई, ताकि आपको याद रहे सेफ हार्बर प्रिंसिपल आप भूलो ना, ठीक है ना। आप इसको कॉस्ट से ना जोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आप कॉस्ट से जोड़ने लगे कि वो आप ना जोड़ो, ये IT एक्ट का एक वो है। तो ये हो गया हमारा आंसर C। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो इतनी सारी वैक्सीन चल रही है, उसके क्या क्या टाइप है, देखो भाई ये तो पता ही होना चाहिए। कोविशील्ड क्या है, एक लाइव, आप जो भी आपने लगवाई है उसका तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। लाइव एटेन्यूएटेड है, कोवैक्सीन क्या इनएक्टिवेटेड है, और कोबेवैक्स क्या रिकॉम्बिनेंट है। तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही बोल रखी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया इसका, D, ठीक है, इसका D आ गया। अब देखो अब आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आया, प्रोजेक्ट काइपर क्या है। प्रोजेक्ट काइपर क्या है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम बोले अरे बोर कर रही हो मैम, 4th क्वेश्चन पे आ गए और कुछ बता नहीं रहे हो, ठीक है, हम तो बोर हो गए, हम जा रहे हैं। तो देखो अब मत जाना आप, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट काइपर पे आप आ गए। और प्रोजेक्ट काइपर क्या है, प्रोजेक्ट काइपर आपको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है। वो कौन सी कंपनी है, अमेजॉन। कौन सी कंपनी है वो, अमेजॉन ने क्यों स्टार्ट किया, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, समझ गए, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट काइपर, ठीक है। प्रोजेक्ट काइपर अमेजॉन ने स्टार्ट किया है। इसमें कॉन्स्टिलेशन ऑफ, मतलब इसमें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ रहा है वो स्पेस में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन लॉन्च कर रहा है अमेजॉन, ताकि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। ओ मैम, मतलब सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, बड़ी बात है। तो इसमें देखो पहला बोल रखा है इट इज एन इनिशिएटिव टू लॉन्च ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो बिल्कुल गलत है, ये कौन से सैटेलाइट लॉन्च करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो केवल और केवल अर्थ के इक्वेटर से 35,000 के एल्टीट्यूड पे घूमते रहते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, वो कौन से लो अर्थ ऑर्बिट में है। अमेजॉन ने प्रोजेक्ट काइपर लॉन्च किया, और किसके लिए किया, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया है। कब लॉन्च किया गया था, 2019 में उन्होंने अनाउंस किया था। अभी उन्होंने रिसेंटली काइपर, मतलब जब जून में लास्ट जब भी वो न्यूज़ हो रही होगी, काइपर सैटेलाइट 1 और काइपर सैटेलाइट 2 लॉन्च किए गए थे। फर्स्ट 2 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं अमेजॉन ने। अच्छा मैम ऐसा भी कुछ है कि मतलब सैटेलाइट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये चलो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रहूंगी कि स्पेसएक्स ने नहीं किया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मैम अमेजॉन कर रहा है, क्या और भी कॉम्पिटिटिव है इसमें मार्केट में, और भी है, यस, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं भाई, फेमस कंपनियां कर रही हैं, ठीक है ना। कौन सी फेमस कंपनियां कर रही हैं मैम, सबसे पहले तो
स्टारलिंक का नाम सुना है? ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसको कौन चला रहा है सबसे, तो आपको पता ही होगा, स्पेसएक्स इसको चला रहा है। कौन सा? स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपने कितने सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़े हुए हैं? अप्रोक्स 1385 सैटेलाइट उन्होंने अपने ऑर्बिट में छोड़े हुए हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, और उन्होंने तो अपनी जो बीटा टेस्टिंग है वो स्टार्ट भी कर दिया नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है? स्पेसएक्स का। अच्छा, क्या कोई और भी कर रहा है? यस, एक और कंपनी भी कर रही है, उसका नाम क्या है? लून प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लून प्रोजेक्ट। ये कौन कर रहा है मैम? ये कर रहा है गूगल। कौन कर रहा है इसको? गूगल कर रहा है। यस, ये भी कर रहा है। गूगल भी एक कंपनी है, ठीक है ना। गूगल भी एक कंपनी, सारा दिन गूगल करते रहते हैं, वो इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगी अब, ठीक है। तो उसने अपना एक लॉन्च गूगल किया था, और ये कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 2013 में इन्होंने स्टार्ट किया था। मेन ये कैसे कर रहे थे? ये हाई एल्टीट्यूड बलून्स का यूज कर रहे थे एरियल वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इन्होंने रूरल केन्या में इसको टेस्ट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने 2021 में इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? अबंडन कर दिया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया, ये छोड़ दिया इन्होंने, गूगल ने, ठीक है। तो इनका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक और प्रोजेक्ट इसी के लिए चल रहा है, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक और प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? मैम बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप तो बोर कर रहे हो। 5 to 50 चल रहा है, ये तो आप याद ही रख सकते हो। 5 to 50 ये जो है ना, ये कौन सी कंपनी चला रही है? वन वेब कंपनी चला रही है, ठीक है। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे सारे रीजन्स में। कहाँ पे? नॉर्थ टू 50 डिग्री लैटिट्यूड। 50 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में ये क्या करेंगे? इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। 5 to 50 एक प्रोजेक्ट है जिसको कौन चला रही है? वन वेब कंपनी चला रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस हमारा हो गया सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, कुछ इतनी ही कंपनी है जो चला रही है। तो प्रोजेक्ट काइपर को कौन चला रहा है? अमेजन चला रहा है मैम। स्टारलिंक को स्पेसएक्स चला रहा है। लून को गूगल डब्लो आप याद रख लो। 5 to 50 वन वेब प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है। स्टारलिंक का पता चल गया, प्रोजेक्ट काइपर का पता चल गया। अब इतनी सारी चीजें पता चल गई, तो दोनों इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ का आंसर क्या हो गया हमारा? डी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। अरे चलो, आपकी चाय खत्म हो गई होगी शायद अब तक, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या? मैं बोर कर रही हूँ, अब हमें मन नहीं कर रहा पढ़ने का, 5 पे क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोपेनहेगन यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस। इंडिया इज मेंबर ऑफ इट एंड इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव इज इनिशिएटेड बाय सीईएम। अब एक चीज देखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोपेनहेगन यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस, तो यस ये यहाँ पे ही एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया भी इसका मेंबर है, और इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव इसी का इनिशिएटिव है। और ये कोलैड किसने किया था? याद रखना, ये जो इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव है, ये कोलैड किया था यूके और इंडिया ने। किसने? यूके और इंडिया ने। और ये कोऑर्डिनेट किसने किया था? कोऑर्डिनेट किसके साथ मिलकर किया था? यूएनआईडीओ। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है ये क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? किसकी? यूएन की, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन के लिए, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। कब बनी थी ये? 1966 में बनी थी, ठीक है। और इसके मेंबर्स कितने मैम? 170 मेंबर्स हैं। इंडिया मेंबर है? यस, इंडिया इसका भी मेंबर है। और एक चीज आपको जानना, किसके हेडक्वार्टर का मैम? हमें नहीं पता मैम। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अरे हमने तो किसी और चीज के भी हेडक्वार्टर्स यहाँ पे पढ़े थे, वियना ऑस्ट्रिया में। किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपने पढ़े हुए हैं? याद करो, किसके? ओपेक के हेडक्वार्टर्स आपने पढ़े हुए हैं। ओपेक कब बनी थी? 1960 में बनी थी, याद रखना, ठीक है। तो ओपेक के हेडक्वार्टर्स, ये मैं क्वेश्चन करा भी चुकी हूँ। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी हम टेस्ट सीरीज विजन आईएएस की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, वो सारी हम करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये देख लिया। चलो, इंडिया यूके ने ये किया है, और यूएनआईडीओ के साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेट करके ये कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये 2009 में लॉन्च किया गया था, और इसमें कितने मेंबर्स हैं? 29 मेंबर्स ही हैं। मेन किसके लिए? ये मेन है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबली अपने जो भी शेयर्ड जो प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, लेसन्स हैं, उनको शेयर करने के लिए ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो क्या हो गया? हमारे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका भी आंसर क्या आ गया? डी। ओके मैम, हो गया हमारा। मतलब क्या है, 5 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही, हमारी चाय भी खत्म हो गई, हमने पी भी लिए। अरे आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी सुना न्यूज़ में? अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना है? तो देखो, ये क्वेश्चन है कब? जून का। लेकिन अभी हम इसको करेंगे क्या? अभी के हिसाब से, द इंडियन सिटीजन्स आर नॉट अलाउड लीगली टू इन्वेस्ट इन वर्चुअल करेंसी। अभी तो गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया 30%, तो मतलब लीगल है, मतलब नॉट अलाउड लीगली। अब तो लीगली अलाउड हो गए ना क्रिप्टो करेंसी में वो डालने के, तो लीगल तो है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग कि लीगली अलाउड नहीं है। फिर सेकंड, बोथ आरबीआई एंड सेबी रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। बोथ आरबीआई और सेबी रेगुलेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, बिल्कुल भी नहीं करते। ये कर रहे होते तो प्रॉब्लम ही क्या थी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन लगाना आपको थर्ड ओनली, ठीक है। अब थर्ड है, क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन डू नॉट रिक्वायर इंटरमीडिएटरी। यस, कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको जाएगा उसी को भेजा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ये है, ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड देखो, हाँ देखो, अब हो गया हमारा क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरे मैम बोर हो गए,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, यूनियन बजट 2021 कोई काम नहीं आने वाला, कितना रिवेन्यू, इंडिया डेफिसिट लोअर था रिवाइज, अभी रिसेंट का काम आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप काट दो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अगर आपको करना भी है तो इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी जो हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या बोलता है, डिक्लेरेशंस बतानी है, एक है मैनहट्टन प्रिंसिपल्स और एक है अस्ताना डिक्लेरेशन। अब मैनहट्टन प्रिंसिपल्स क्या है, ओ गॉड क्या है ये, हमने तो जिंदगी में पहली बार सुना है। मैनहट्टन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, तो आपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में तो जरूरी सुना होगा, ठीक है। कब हुआ था ये, कब स्टार्ट हुआ था, 1946 में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाने का जो इनिशिएटिव था यूएस का, वो स्टार्ट किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसी को बोलते हैं। और फिर सेकंड वर्ल्ड वार एंड हुआ उसी एटॉमिक बॉम्ब से, 2 एटॉमिक बॉम्ब जो गिराए गए जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट किसके लिए था, एटॉमिक बॉम्ब बनाने का स्टार्ट जो था यूएसए ने अप्रूवल दिया था, उसके लिए था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट नहीं पूछा है आपसे, इसमें क्या पूछा है, मैनहट्टन प्रिंसिपल्स। मैनहट्टन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो याद रखना मैनहट्टन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको मतलब वन वर्ल्ड वन हेल्थ, सीधी बात है, सबकी हेल्थ वन हेल्थ, मतलब वो चीज़ बताई गई थी किसमें, मैनहट्टन प्रिंसिपल्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इट रिकॉग्नाइजेज द एसेंशियल लिंक बिटवीन ह्यूमन, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड द थ्रेट डिजीज पोजेस टू पीपल देयर फूड सप्लाईज एंड इकोनॉमी। और आजकल जो चल रहा है ना कंसेप्ट की वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो जो ये कंसेप्ट आया, ये कहाँ से आया, मैनहट्टन प्रिंसिपल से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। और अस्ताना डिक्लेरेशन क्या होता है, ये प्राइमरी हेल्थ के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उसको बोलते हैं अस्ताना डिक्लेरेशन। वैसे अस्ताना जगह कहाँ पे है, किसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान की, किसकी कैपिटल है, कजाकिस्तान की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये अस्ताना प्रिंसिपल्स आए कब आए, 2018 में, ठीक है, 2018 में। और मैनहट्टन प्रिंसिपल्स कब आए, 2004 में, ठीक है, याद रखना। मैनहट्टन प्रिंसिपल कब आए, 2004 में। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, एक ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया डी हो इसका, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। अब देखो, मैं अभी तो हम ये क्वेश्चन पढ़ के भी बोर हो चुके हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो, श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व क्या है। अब ये बोलो मैम ये टाइगर रिजर्व तो हमें याद ही नहीं होते हैं, तो पढ़ तो लो पहले। श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व इज 6th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु एंड 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, आपको क्या लगता है, आपको ये स्टेटमेंट्स लग रहा है कि ठीक होंगी, आपको ये स्टेटमेंट्स लग रहा है गलत होंगी, तो याद रखना। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं गलत भी हो सकते हैं, 5th है, 4th है, 3rd है, नहीं पता, तो याद रखना ये 5th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, 5th टाइगर रिजर्व है। तो पहले वैसे स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है पेरियार रिवर पासिस थ्रू श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, तो याद रखना कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है, वैगई रिवर। कौन सी रिवर पास करती है यहाँ से, वैगई रिवर पास करती है। और लगभग 80% ऑफ वाटर इसका यस किससे आता है, पेरियार डैम से आता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है, वैगई रिवर यहाँ से पास करती है। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, में सारे ही गलत हैं, तो आंसर आ गया डी। अब एक बात बताऊं आपको, ये तो आपने देख लिया कि ये कौन सा 5th टाइगर रिजर्व है, तो इसका मतलब 4 टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में और भी है, ठीक है। 4 टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में और भी है, तो और 4 कौन से कम कभी आ जाए तो आप बता तो सकते हो, ठीक है। एक तो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक है कलाक्कड़ मंदुथुराई टाइगर रिजर्व, एक है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और 5th टाइगर रिजर्व जो है ये अभी मतलब ऐड हुआ है। तो देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो 5th टाइगर रिजर्व है, याद रखना इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 टाइगर रिजर्व हमने बता दिया। और हाँ, अगर आपने हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज नहीं देखी तो आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो, आप जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, कमेटी और कौन से इश्यूज़ के लिए वो बैठी थी। वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हमें तो मैम एक के बारे में भी नहीं सुन रखा, ओ गॉड, ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया है। अब हम छोड़ के जा रहे हैं इस वीडियो को, अब आप मतलब बोर कर रहे हो, मतलब अब हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है आपके पढ़ाने में। अच्छा क्या कर सकते हैं, देखो श्वेत कातकर कमेटी और मालेगांव कमेटी, ठीक है, श्वेत कातकर कमेटी और मालेगांव कमेटी। श्वेत कातकर तो इंटीग्रेटेड थ्रेट कमांड के लिए ही बैठी थी, और मालेगांव जो है माइक्रो फाइनेंस के लिए ही बैठी थी। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो सीताकांत है वो किसके लिए बैठी थी, लैंग्वेजेस के लिए बैठी थी। और जो गुरुपद स्वामी कमेटी है वो किसके लिए बैठी थी, चाइल्ड के लिए। एक चीज़ याद रखो, देखो गुरु से याद रखो, गुरु मतलब गुरु चिल्ड्रन, कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है, ठीक है। सीताकांत लैंग्वेजेस से आप इसको वो कर सकते हो। देखो श्वेत काटकर मतलब काट कूट, ऐसे के थिएटर कमांड से रिलेटेड कर सकते हो। मालेगांव माइक्रो फाइनेंस, मतलब कुछ भी करके इसको याद करना है आपको, जैसे भी याद करो, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट 2nd एंड 4th करेक्ट है, 1st एंड 3rd इसमें क्या है, रॉन्ग है। तो ये दोनों अपोजिट दे रखी हैं, और 2nd एंड 3rd आपको 2nd एंड 4th आपको क्या है, ये दे रखी हैं। तो यही आपको देखना है बस। कमेटीज के बारे में जितनी भी आए उनको रट लो, ठीक है ना, कभी भी यूज में हो सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, सबसे पहले इफको लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट यूरिया लिक्विड, हो भी सकता है। सेकंड है इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय एटलीस्ट 50%। थर्ड है इट इज 10% चीपर देन द कॉस्ट ऑफ बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया, ठीक है, ये उससे सस्ता है। तो याद रखना, यस इफको ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, और ये 50% तक एटलीस्ट यूरिया की जो रिक्वायरमेंट उसको कर्टेल कर सकता है, और 10% चीपर भी है, ठीक है, 10% चीपर भी। और ये कहाँ पे बनाया गया, कलोल गुजरात में। कहाँ पे बनाया गया ये,
कलोल गुजरात में कौन सी कोई सेंटर है क्या यहाँ पे? यस, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है यहाँ पे कलोल गुजरात में। तो यहाँ पे इसको मतलब बनाया गया है, ठीक है। ये क्रॉप यील्ड को अप्रोक्स 8%, ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्स 8% क्रॉप यील्ड को ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। उसकी जो फार्म प्रोड्यूसर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, न्यूट्रिशन भी उसका इंप्रूव होगा। अब आप बोलेंगे मैम ये इफ्को क्या है, ठीक है। ये इफ्को क्या है, ये याद रखना, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और ये कब बनी थी? 1967 में बनी थी। बस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडिया है ना, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है अपनी यूरिया रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये मत सोच लेना कि इंडिया जो है वो क्या एक्सपोर्टर है, इंडिया क्या इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है अपने यूरिया रिक्वायरमेंट के लिए। और इसके अलावा हमने है ना, आपने देखा होगा कि हमने जो इकोनॉमी की सीरीज की है, अगर आपने इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने जितने भी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में इकोनॉमी के टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आपने जाके नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इंडिया के इंपोर्ट्स, यूरिया के बारे में जितनी चीज़ें है ना, आपको अगर करनी है तो आप इकोनॉमी का लेक्चर 5 और 6 कर सकते हो। उसमें आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या देती है यूरिया के लिए, यूरिया या फिर फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, और इसका प्राइस को क्या करते हैं? कंट्रोल भी करती है। लेकिन जो नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी तो देती है, लेकिन उनके प्राइस क्या है? डी कंट्रोल रखती है। उनके प्राइस क्या है? कंट्रोल है, मतलब कंपनीज एमआरपी उनका तय करती है, ना कि गवर्नमेंट तय करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जाओ और देखो वहाँ पे जाके। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। बस ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैम क्या कर सकती हैं? बोर आप हो रहे हो तो। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको पता होगा। पोर्टफोलियो में ये हो गया, लेस देन 10 कैसे लिखा जाएगा? लेस देन 10%। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? आप 10% से ज़्यादा किसी में पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म तो है, एंड इज हाईली फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हाईली फेवरेबल ये बोला गया है। तो हाईली फेवरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा होगा? हाईली फेवरेबल तो एफडीआई होगा ना, जो 10% से ज़्यादा हमारे शेयर्स में पैसे लगाएंगे, ना कि वो जो बॉन्ड्स में, क्योंकि उनका तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये हाईली फेवरेबल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म तो है लेकिन हाईली फेवरेबल नहीं है। सेकंड है एफडीआई। एफडीआई इज लॉन्ग टर्म, यस लॉन्ग टर्म है, एंड इज एसोसिएटेड विद स्टॉक्स बॉन्ड्स ऑन एन एक्सचेंज। स्टॉक्स बॉन्ड से कौन सा एसोसिएटेड है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया? डी। देखो ये स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में वो करता है। तो इसमें भी लास्ट की जो स्टेटमेंट है वो अपोजिट कर रखी है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अरे मैम इतने आसान क्वेश्चन हमें तो पहले ही आता है सब कुछ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। IMD ब्रांड्स द मॉनसून एज नॉर्मल और डेफिशिएंट। देखो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज, अगर आपने ज्योग्राफी की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो आप ज्योग्राफी की सीरीज भी जाके देख सकते हो, ठीक है। काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में आपको बता रखा है। देखो इसमें पहले स्टेटमेंट देखो, लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल रिसीव्ड बाय कंट्री एज ए होल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून फॉर 40 ईयर पीरियड। यस 40 ईयर पे, मतलब देखो याद रखना ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों है गलत स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें क्या है? 40 ईयर पीरियड नहीं, 50 ईयर पीरियड में जितना भी हमारी एवरेज रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं क्या? लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। 50 ईयर पीरियड में जितनी भी हमारी साउथ वेस्ट मानसून में बारिश होती है उसको बोलते हैं क्या? लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है। करंट जो हमारी लो पीरियड एवरेज है वो 89 सेंटीमीटर है, पहले 88 थी, अभी 89 हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी क्या है? 89 बढ़ा दी थी, पहले 88 थी, अभी 89 कर दी गई है। बेस्ड ऑन एवरेज रेनफॉल ओवर ईयर्स 1961 से 2000। तो याद रखना ये 1961 नहीं है, 1951 से 2000 की वो करके हमने कितनी की? 89 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। अब थर्ड है द कंट्री इज सेड टू हैव रिसीव्ड डेफिशिएंट रेनफॉल इफ द एक्चुअल रेनफॉल फॉल्स बिटवीन 90% ऑफ एलपीए एंड सिमिलरली द कंट्री इज सेड टू हैव एक्सेस रेनफॉल अगर 110 से ज्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 90 से कम डेफिशिएंट होती है और 110 से ऊपर मतलब एक्सेस रेनफॉल होती है। नॉर्मल कब होती है? जब 96 से 104 के बीच में होती है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल नॉर्मल इसको बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा इसका आंसर क्या जाता है? सी। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब 90 से 96 के बीच में होती है ना, ये होती है बिलो नॉर्मल। ये क्या होती है? बिलो नॉर्मल। और जब 96 से 104% के बीच में होती है ये क्या होती है? नॉर्मल, ठीक है। और फिर 104 से 1110 के बीच में होती है क्या होती है? अबव नॉर्मल, ठीक है, अबव नॉर्मल। और 110 से ऊपर होती है वो क्या होती है? 110 से ऊपर तो होती है वो बस वो होती है एक्सेस रेनफॉल, ठीक है, एक्सेस रेनफॉल। और लेस देन 90 से मतलब अगर 90 से कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट। बस ये सारी चीजें इसके बारे में, लॉन्ग पीरियड एवरेज सारी चीजें आपने देख ली। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब क्वेश्चन आ गया भाई साहब, वेरिएंट इतने सारे आ रहे हैं, बीटा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, अभी तो ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखना B117 क्या है? अल्फा है। तो ये स्टेटमेंट क्या? बिल्कुल करेक्ट है। बीटा क्या है? बीटा क्या? याद रखना B1351 बीटा है, ठीक है। बी ये है बीटा। फिर बोल रखा है B1617.2 ये क्या है?
B172 क्या है, तो याद रखना ये क्या है, डेल्टा है। ये क्या है, सबसे लंबा नाम डेल्टा। और P1, ये P1 क्या है, गामा। तो याद रखना ये P1 क्या है, गामा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, सी। काफी इंपॉर्टेंट है वेरिएंट। वेरिएंट के नाम अगर यूपीएससी में ना आए तो किसी और एग्जाम आप देते हो उसमें जरूर आ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैम अब तो हम बोर हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, हमारी चाय होगी खत्म, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही आप बोरिंग बोरिंग बोरिंग। भाई साहब 15वां क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको बताना शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, बता के दिखाओ मेरे को। ठीक है, सबसे पहले बताओ, ब्लैक कार्बन होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होते हैं, कौन से होते हैं मेरे को एक बार बताओ आप। याद रखना सारे ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, सारे ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आंसर हो गया डी। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट, सारे ही शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है। ओ गॉड, ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। अगर आपको नहीं आता ना फिर आपने कुछ नहीं किया जिंदगी में आज तक। ठीक है, आप बस बेवकूफ बना रहे हो मेरे को भी और खुद को भी। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड बिलोंग टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से कौन सा आइलैंड बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, अमिनीदेव आइलैंड। ओ गॉड, लक्षद्वीप के बारे में तो शायद मैंने सुना होगा भाई। देखो, अभी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो हैवलॉक आइलैंड है इसी को स्वराज आइलैंड भी बोलते हैं। इसको स्वराज आइलैंड का नाम दिया गया था और ये कहाँ पे था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो थर्ड तो नहीं ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। याद रखना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप, ये तीनों ही कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप में है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। 16 का आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ओ गॉड, ये भी तो मैं भूल ही गया था, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड बोलते हैं। अब है ना, आप जाके देखो कि जब स्वराज आइलैंड का नाम रखा गया तो उसी टाइम पे 2 आइलैंड और हैं जिनका नाम चेंज किया गया था। और ये तो वो उनका नाम क्या रखा गया था वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और इसके अलावा 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है वैसे, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है बताना मेरे को। ये होता है, याद रखना, मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का जो होता है और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, और मालदीव्स के बीच में। अब बोलोगे आप मैम 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल होता है किसके बीच में, एक तो मिनिकॉय आइलैंड जो होता है लक्षद्वीप का और जो लक्षद्वीप के अदर आइलैंड्स हैं उनके बीच में। अब 10 डिग्री चैनल याद रखना, अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं क्या, 10 डिग्री चैनल। तो ये हो गया हमारे 8, 9, 10 डिग्री चैनल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेट जीरो बाई 2050 रिपोर्ट किसने निकाली है। ओ गॉड, इंडिया, काश इंडिया ने निकाली होती। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया कभी निकालेगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, देखो याद रखना, ये इसका आंसर है सी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाली है नेट जीरो बाई 2050। ओके, तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या चीज, ये याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी मैम, 1974 में बनी थी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल 1974 में बनी थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसके, फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और इंडिया याद रखना इसका क्या है, एसोसिएट मेंबर है। कौन सा मेंबर है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। और इसमें एसोसिएट मेंबर भी इंडिया का बना है, 2017 में बना है। और अगर इसकी बात करें, इसके 30 मेंबर्स हैं। याद, हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है आपको इसकी मेंबरशिप लेने के लिए OECD मेंबर्स होना जरूरी है। मतलब OECD के अगर आपके पास मेंबरशिप है तो ही आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन सकते हो, नहीं तो आप नहीं बन सकते। ये इसका एक मतलब फंडामेंटल रूल है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये होगी हमारी। क्या ये और भी रिपोर्ट निकालती है, यस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की और रिपोर्ट है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, एनुअली रिलीज की जाती है और इंडिया इसमें बताया गया कि 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। ठीक है, चाइना USA के बाद। ओके, ये हो गया हमारा किसके बीच में, किसके बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो क्या ये और भी रिपोर्ट निकालती है क्या मैम, यस, और भी। देखो, नेट जीरो बाई 2050 आपने देख लिया, एक निकालती है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी एक रिपोर्ट निकालती है ये। इसके अलावा एक निकालती है ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, एक निकालती है ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट भी ये निकालती है। एक एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट निकालती है। एक वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी ये निकालती है। तो ये सारी ही रिपोर्ट को निकालता है और इसमें सबसे फेमस है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी जो भी है आउटलुक रिपोर्ट, और एक है ये वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स और वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 2021 में, अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट भी किया फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। ओ गॉड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इंडिया को इन्वाइट कर लिया, तभी तो उन्होंने पूछी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी। ओ गॉड, ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज एन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी, इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, क्या ये इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओ गॉड, थी कि नहीं थी, मैं तो भूल गई, जो भी आप हो। ठीक है, ओ गॉड, कब क्या कर सकते हैं पता नहीं, कौन सी बॉडी है नहीं पता। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से। द चेयरपर्सन ऑफ बॉडीज मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, कि द कमीशन कंसिडर्स ऑल फ्रॉम 0 to 16 ईयर एज ग्रुप एज चाइल्ड इन कन्फर्मिटी विद द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें याद रखना, ये जो चाइल्ड मानते हैं वो कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, 0 से 18 ईयर्स तक के उनको मानते हैं चाइल्ड। और एक जो और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, ये कन्फर्मिटी नहीं है, ये मैंडेटेड या इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन एक्ट के अंदर। मतलब जो इसके अंडर है ना, केवल 2 ही एक्ट के अंदर इनको वो है, एक तो है पॉक्सो एक्ट
ठीक है, और एक है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। इन दो एक्ट के अंडर इनको ये मैंडेटेड है कि ये अपना एक्शन ले सकते हैं, इसके अलावा ये जुवेनाइल जस्टिस के अंडर मैंडेटेड नहीं है। अब हमें जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रखी थी वो क्या है, सेकंड द चेयरपर्सन ऑफ बॉडी इज मिनिस्टर ऑफ, नहीं देखो चेयरपर्सन याद रखना, ये इनका जो एक देखो इनमें जो टोटल स्ट्रक्चर होता है ना, एक तो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, एक होते हैं वो क्या बोलते हैं प्लस 6 मेंबर्स होते हैं, उन 6 मेंबर में से एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखना इनका जो वो है 60 ईयर्स है, वो क्या होते हैं, और ये इनका है 65 ईयर्स एज लिमिट, ठीक है, इसके 65 ईयर्स जिन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो अपनी मतलब चाइल्ड के उसमें, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि चाइल्ड राइट्स में इनको चेयरपर्सन ऐसा नहीं है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कि वो नहीं होते हेड, उसके चेयर में पर्सन नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फर्स्ट है ये इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो भी ये नहीं है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। 2007 से ये ऑपरेशनल है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये काम करती है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया डी, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा तो इसमें तो मैं फनी चीज़ कुछ आपको बता नहीं सकती हूँ। अब बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बतानी है, पहले ही देख लेना। प्रीडेटिव डंपिंग और स्पोर्डेटिव डंपिंग, देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। मेरी वीडियो को पॉज करो और आप देखो, मैं तो बताने जा ही रही हूँ। प्रीडेटरी डंपिंग क्या होती है, इट इज ड्राइविंग आउट डोमेस्टिक एंड अदर कॉम्पिटिटर्स इन टारगेटेड मार्केट बाय नॉकिंग डाउन प्राइसेस को नॉक डाउन करके डोमेस्टिक और अदर कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से नॉक डाउन करना, उसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। स्पोर्डेटिव डंपिंग इट इज ओकेशनल सेल ऑफ गुड्स एट चीप प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट टू कम बैक एट ए टेम्परेरी सरप्लस फॉर प्रोडक्शन बैक होम। तो ये इसमें हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो याद रखना प्रीडेटरी डंपिंग क्या होती है, बिल्कुल यही होती है, डोमेस्टिक और जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना मार्केट से, ठीक है। और स्पोर्डेक डंपिंग क्या होती है, कभी कभी गुड्स की चीप प्राइसेस पे डंप कर देना फॉरेन मार्केट से, उसको बोलते हैं स्पोर्डेक डंपिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर हमारा क्या आ गया सी, ठीक है। इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सॉरी इसका आंसर हो गया डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही क्या है करेक्ट है, आंसर क्या हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में बताना है कि इंडिया में अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ने कौन से अप्रूव किया, देखना इसको, इस स्टेटमेंट को बस आपको ध्यान रखना है। इंडिया में किसको अप्रूव किया गया, तो एक ही को अप्रूव किया गया है, ठीक है, एक ही को अप्रूव किया गया है, कौन सी किसको अप्रूव किया गया है, किसको अप्रूव किया गया, केवल एक ही को, और वो क्या है, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन को ही केवल अप्रूव किया गया, ये तीनों अभी अप्रूव नहीं हुई हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हमारा क्या हो गया सी, ठीक है। इसको कब अप्रूव किया था, 2002 में इसको अप्रूव किया था, और वो कभी अप्रूव नहीं किया है। ओह गॉड, आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्या बोलता है, पायरोस्ट्रिया लालजी क्या है, पास्ट्रियो लालजी क्या है, तो ये न्यूज़ में आया था, और ये कॉफ़ी है, क्या है, ये कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका ये ध्यान रखना है कि बनाना फैमिली से नहीं है, किस फैमिली से, कॉफ़ी फैमिली से, तो डायरेक्ट आपको यही पता चल जाएगा। पायरोस्ट्रिया लालजी क्या है, कॉफ़ी फैमिली से है, और रिसेंट अंडमान आइलैंड्स में मिली है, और फर्स्ट पायरोस्ट्रिया इंडिया में रिकॉर्ड इसका मिला है। और इसका याद रखना, इसका न्यूज़ में आया था, आयु स्टेटस क्या है, इसका आयुष्यन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्या इसका आयुष्यन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका आयुष्यन स्टेटस है, और ये मेनली कहाँ पे पाई जाती है, मेडागास्कर में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ मिली थी, एक जब इसकी न्यूज़ आई तब एक और चीज़ आई थी, रिविनिया अंडमानीज ये स्पीसीज भी मिली थी। ये किसकी स्पीसीज है, पोकीवुड की स्पीसीज है, पोकीवुड की स्पीसीज है ये, ठीक है, ये पोकीवुड की स्पीसीज है, और ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्लांट है विद पॉइजनस रूट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्लांट्स है विद पॉइजनस रूट्स। रिविनिया अंडमानीज, अंडमान में ये मिला था उसी के टाइम पे, ठीक है, तो ये पोकीवुड की स्पीसीज है, और पायरोस्ट्रिया लालजी किसकी, कॉफी की स्पीसीज है। अब ये मेनली किसके, बोटेनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलकर ये मतलब सर्च हुई है, तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता है अपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। कब बना था बोटेनिकल सर्वे, 1890 में बना था, ठीक है। 9 रीजनल सर्कल्स हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कोलकाता में है, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, कोलकाता में है, और मेनली ये टैक्सोनॉमिक और फ्लोरिस्टिक स्टडीज करता है वाइल्ड प्लांट्स रिसोर्सेज पे कंट्री के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिविनिया अंडमानीज और पायरोस्ट्रिया। अरे कुछ नहीं है ये तो, बस 2-3 क्वेश्चन और आपका खत्म। अब देखो 22 में क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी इज स्टेट सब्जेक्ट, बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है। अपने आप को ना चप्पल मारो उठा के, ठीक है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है बताओ मेरे को, क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। 100% एफडीआई परमिटेड है ऑटोमेटिक रूप में पावर सेक्टर में, और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी 100% एफडीआई अवेलेबल है, ठीक है, एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के अलावा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स, अगर आपने हमारे पहले वाले करंट अफेयर्स करे हैं, जिसने भी करे हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा डालेगा। कैसे उड़ा डालेगा, एक तो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद है सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, और उसके बाद है कहाँ आ गए,
उसके बाद है हमारी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट और फिर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी एंड ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो याद रखना ये जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स को छोड़ के, जेंडर पैरिटी इंडेक्स को कौन निकालता है, याद रखना यूनेस्को निकालता है। कौन निकालता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स को? यूनेस्को निकालता है। इसको छोड़ के जितनी भी है ये सारी कौन निकालता है? हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, जितनी भी बचगी, कौन कौन सी बचगी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इन सबको कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विस बेस्ड है। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। कब बनी थी? 1971 में बनी थी। ठीक है, बस इतना पता आपको होना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है? ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये निकालता है। ये सारी रिपोर्ट ये निकालता है। अब हमने एक अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के बारे में पढ़ा कि ये क्या निकालता है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकालता है। यूनेस्को वैसे बना कब था? 1946 में बना था। और इसकी ये क्या यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 193 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, इंडिया भी इसका क्या मेंबर है? इंडिया भी इसका एक मेंबर है। तो ये आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। अब है ना, देखो यूनेस्को में कितने हैं? कभी कितने मेंबर बताए थे मैंने? 193 मेंबर्स हैं इसके। ओ गॉड, तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, तीन यूनेस्को मेंबर्स जो यूएन के मेंबर्स नहीं है। 3 यूनेस्को के मेंबर्स जो यूएन के मेंबर्स नहीं है, वो कौन कौन से हैं? कुक आइलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ सकता है कुक आइलैंड और नाइव और पैलेस्टीन। ठीक है, ये 3 यूनेस्को के हैं जो यूएन के पार्ट नहीं है, और 3 यूएन के पार्ट हैं जो यूनेस्को के पार्ट नहीं है, जो यूनेस्को के पार्ट नहीं है। ऐसे कौन कंट्रीज हैं? 3 एक तो इजराइल, एक यूएसए और एक लीचटेनस्टीन। ठीक है, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएन के पार्ट है, यूनेस्को के पार्ट नहीं है। और ये 3 जो यूनेस्को के पार्ट है, यूएन के पार्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसके पेरिस में, 193 मेंबर्स हैं, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अभी थोड़ी देर पहले एक और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी पड़ी थी, वो कौन थी? यूएनआईडीओ, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, यूएन नेवल फोरम किसके ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है? इंडिया और किसके बीच में? आपको नाम से ही पता होना चाहिए किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन के बीच में। इंडिया ईयू। ठीक है, इंडिया ईयू नेवल एक्सरसाइज ये वो करते हैं। ठीक है, और याद रखना दो जो हमारी इंडिया ईयू की जो नेवीज हैं वो रेगुलर इंटरेक्शन एक और प्रोग्राम है उसके थ्रू करती रहती हैं जिसको बोलते हैं शेड्स है। ठीक है, शेड्स के थ्रू भी करती रहती है। शेड्स क्या है? शेयर्ड अवेयरनेस। ठीक है, शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकन्फ्लिक्टेशन। ठीक है, शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकन्फ्लिक्टेशन जो है इस एक्सरसाइज में भी जो हमारी 2 नेवीज हैं वो रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं। ये एनुअली होता है कहाँ पे? बहरीन में। कहाँ पे होती है ये एक्सरसाइज? बहरीन में होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंडिया की और भी बहुत सारी क्या है? मैरीटाइम वो है क्या? बहुत सारी एक्सरसाइज करता है इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि अब आप देखो स्लाइनेक्स किसके साथ है? श्रीलंका के साथ। बोंगो सागर आपको किसके साथ लग रहा है? बंगाली लैंग्वेज बांग्लादेश के साथ है ये। ठीक है, याद रखना ये बांग्लादेश के साथ है। जाइमैक्स जापान के साथ है। ठीक है, इन BN कोरपैट किसके साथ लग रहा है? ये भी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश, जापान इंडिया, बोंगो सागर बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद नसीम अल बहार किसके साथ है? ओमान के साथ है। इंदिरा किसके साथ है? रशिया के साथ है। उसके बाद जैर अल बहार ये किसके साथ है? कतर के साथ है। ठीक है, उसके बाद है समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। ठीक है, उसके बाद इमकोर ये किसके साथ है? मलेशिया के साथ है। सिम्बैक्स सिंगापुर, ओसिनेक्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो याद रखोगे, ओसिनेक्स ऑस्ट्रेलिया, मालाबार जापान एंड USA। ठीक है, समुद्र शक्ति आपको बता दिया इंडोनेशिया। ठीक है, उसके अलावा जैर अल बहार भी बता दिया कतर के साथ। तो यही सारी एक्सरसाइज है जो इंडिया अदर मैरीटाइम एक्सरसाइज अदर कंट्रीज के साथ करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आ सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं किस पे? अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे और लास्ट पे। सॉरी फॉर योर टेकिंग सो मच टाइम। ठीक है, सो मच टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 25 पे। अभी आप देखो डायरेक्ट टैक्स के सोर्सेज आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट के। देखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, डिविडेंड है, ये टैक्स एबोलिश हो गया था 2016 में, और कॉर्पोरेट टैक्स भी है। तो 1, 2 एंड 4 है। ठीक है, क्या है? 1, 2 एंड 4 है। तो ये 2016 में वेल्थ टैक्स एबोलिश हो गया था। केवल और केवल देखो कितना आसान है। अगर आपने हमारा इकोनॉमी का सेक्शन किया तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो हमारी टोटल जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।